हेलो एवरीवन, आज हम स्विच स्टेटमेंट देखेंगे सी में। और इनको हम यूज़ क्या करते हैं, मतलब इफ़ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करने के बावजूद भी इनका क्या यूज़ है हम ये देखेंगे। जो हमारी होती है ना इफ़ एल्स लेटर, तो वो क्या होती है कि अगर हमें बहुत सारे स्टेटमेंट आते जाते हैं, बहुत सारी कंडीशंस हम लगाते रहते हैं, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है देखने में। तो ये स्विच स्टेटमेंट बस एक रिप्लेसमेंट है उसका, कि उससे क्या होगा कि हम अगर कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं तो वो कोड जो है वो थोड़ा मैनर्ड वे में दिखता है स्विच स्टेटमेंट की मदद से। ये कोई कंपलसरी नहीं होता कि इसे यूज़ करना है। अगर आपको इफ एल्स आता है तो स्विच स्टेटमेंट जरूरी भी नहीं है, लेकिन अगर एमसीक्यू टाइप प्रॉब्लम है और उसमें स्विच स्टेटमेंट यूज़ किया हुआ है तो नॉलेज तो होनी चाहिए कि स्विच स्टेटमेंट क्या है, कैसे है। तो बहुत ईजी होता है। ये जो एस होता है ना वो स्मॉल लिखा जाता है सिंटेक्स में। तो हम इसे नॉर्मल, ये जो होता है ये सिंटेक्स होता है सी में स्विच को लिखने का। तो यहाँ पे ये स्विच लिख देंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे जो भी एक्सप्रेशन होता है वो लिखा जाता है और उसके अंदर स्विच के अंदर जो भी एग्जीक्यूट करना है वो सारा कोड हम यहाँ पे लिखते हैं। तो मैं बेसिक समझा देती हूँ कि जैसे कि मान लो अगर हमें, जैसे हम इफ़ एल्स में कंडीशन लिखते हैं तो हम यहाँ पे लिखते हैं ना कि इफ़ में कंडीशन है ये, फिर उसके बाद अगर ये कंडीशन फुलफिल हुई तो ये कोड एग्जीक्यूट हो, ठीक है। अगर ये कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं हुई तो एल्स वाला कोड एग्जीक्यूट हो, ऐसे लिखते हैं ना इफ़ में। अभी स्विच में क्या होता है, यहाँ पे हम एक एक्सप्रेशन देते हैं, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ, इसमें यहाँ पे रूल्स होते हैं स्विच में। तो फर्स्ट रूल होता है कि जो ये एक्सप्रेशन है ना, या फिर इसकी वैल्यू इंटीजर हो या फिर ये कैरेक्टर हो, फ्लोट वगैरह नहीं हो सकता, ठीक है। ये फर्स्ट रूल होता है। सेकेंड होता है कि यहाँ पे ना हम केसेस लिखते हैं कि केस फर्स्ट क्या है, केस सेकेंड, केस थर्ड, मतलब कि कंडीशंस होती हैं कि ये जो स्टेटमेंट में यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया है उसकी वैल्यू हम यहाँ पे चेक कर जाते हैं। मान लो इसकी वैल्यू एग्जीक्यूट होके 1 आई, ठीक है। अब अगर इसकी वैल्यू 1 आई है तो यहाँ पे हम वैल्यू 1 दे देंगे मान लो। तो अगर केस 1 है, मतलब कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 आई है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाए। अब मान लो इसकी वैल्यू कुछ और आई है तो हमने अगर यहाँ पे केस 2 दिया है तो ये दूसरी वैल्यू एग्जीक्यूट हो जाए। तो ये जो केस की वैल्यूज़ होती है ना, ये पहली बात तो हमेशा ये कांस्टेंट होती हैं, वेरिएबल वैल्यूज़ नहीं हो सकती। मतलब वो वैल्यू जो कि चेंज ना हो रही हो वही यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। पहली बात ये याद रखने वाली बात है। और दूसरी चीज़ होती है कि ये जो वैल्यूज़ होती है ना, ये भी इंटीजर या फिर कैरेक्टर ही होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये इंटीजर हो या फिर कैरेक्टर हो, ठीक है। इंटीजर या फिर कैरेक्टर होनी चाहिए। और थर्ड रूल ये हम कह सकते हैं कि ये जो केस होता है ये हमेशा, ये जो स्विच का ब्लॉक होता है जो कि यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे एंड हो रहा है, बस इसी के अंदर वैलिड होता है। ये नहीं कि केस 1 तुम यहाँ पे भी यूज़ कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। वैसे भी ये तो स्कोप की बात होती है कि जहाँ पे जो चीज़ डिफाइन की जाए बस उसका स्कोप वहीं तक रहता है। तो उससे हम ये देख सकते हैं कि इसकी जो वैल्यूज़ होती है ना, ये हमेशा ये स्कोप के अंदर ही रहती हैं, ठीक है। तो ये तीसरा पॉइंट भी हो गया। अब हम इसका ना सिंटेक्स एक बार, मतलब कि कैसे क्या एग्जीक्यूट करता है वो मैं समझा देती हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमने स्विच लिखा, ठीक है। स्विच जो है वो एक कीवर्ड है जो कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ पिछली वीडियोस में कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। कीवर्ड्स होते हैं कि ऑलरेडी रिजर्व वर्ड होते हैं जिनका पर्टिकुलर कोई मीनिंग होता है। तो उन्हें हम अपने, जब हम किसी वेरिएबल को नेमिंग कन्वेंशन देते हैं तो उसमें यूज़ नहीं कर सकते वेरिएबल को। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे स्विच दिया, ठीक है। और फिर यहाँ पे कोई हम एक्सप्रेशन दे देंगे, जैसे कि मान लो हमने एक ग्लोबली एक वेरिएबल फंक्शन में, जो मेन फंक्शन था उसमें एक वेरिएबल ले लिया इंट ए, ठीक है, जिसकी वैल्यू 5 दे दी, फॉर एग्जांपल ले रही हूँ। अब यहाँ पे हमने स्विच में ए वेरिएबल को एज अ एक्सप्रेशन पास कर दिया, ठीक है। यहाँ पे ये स्टेटमेंट शुरू हुआ, यहाँ पे एंड हुआ। अब हम यहाँ पे लगाएंगे केस 1। अगर इस ए की वेरिएबल ए की वैल्यू 1 होगी तो हम प्रिंट एफ कर देंगे ए इक्वल्स टू 1। ये मैं कुछ भी लगा रही हूँ, यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं हम। केस 1 पे जो चीज़ हमें एग्जीक्यूट करनी हो वो, ठीक है। हमने यहाँ पे लिखा केस 2। अगर इस ए जो भी एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा इसकी वैल्यू 2 आती है तो हम ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करें। फिर आता है डिफ़ॉल्ट। अब यहाँ पे हम कितने भी केसेस लिख सकते हैं, 1 2, मतलब जितना मन करे उतने केसेस बना लो, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने डिफ़ॉल्ट में एक एक्सप्रेशन लिख दिया। अब ये कैसे एग्जीक्यूट होगा, अब यहाँ पे देखो ए की वैल्यू थी 5, इसने यहाँ पे चेक किया तो नहीं है, ठीक है। यहाँ पे चेक किया केस 2 भी नहीं है, फिर ये आया डिफ़ॉल्ट में तो उसने क्या किया, ये वाला एग्जीक्यूट कर दिया। अब यहाँ पे हमें ब्रेक लगाना होता है स्विच स्टेटमेंट में। ब्रेक अगर हम नहीं भी लगाएंगे तब भी एग्जीक्यूट तो होगा, ठीक है। तो अगर हमने मान लो यहाँ पे ब्रेक लगा दिया, यहाँ पे भी ब्रेक लगा दिया, तो ये क्या करेगा, पहले इसने 1 को चेक किया, ठीक है, नहीं मिला,
तो ऐसा, तो फिर इसने ये 2 को चेक किया, नहीं मिला, तो इस वजह से ये डिफ़ॉल्ट वाला प्रिंट कर देगा। अगर हम यहाँ पे ये ब्रेक नहीं लगाते ना, तो ये सारे स्टेटमेंट्स अभी तो नहीं प्रिंट करेगा। जैसे कि मान लो हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 दी, ठीक है, और यहाँ पे हमने ये ब्रेक नहीं लगाया, ठीक है, ब्रेक नहीं लगाया, ये ऐसे नॉर्मल लिखा हुआ है। अब इसकी वैल्यू 1 है, तो ये वाला 1 जो है ये ट्रू हो गया। तो इसके बाद के जितने भी स्टेटमेंट ने ब्रेक लगाया नहीं है, इसलिए ये भी एग्जीक्यूट होगा, केस 2 वाला भी प्रिंट होगा, डिफ़ॉल्ट में जो है वो भी प्रिंट होगा। ब्रेक का मतलब होता है कि भाई ये कंडीशन फुलफ़िल हो गई, अब रुक जाओ और एंड में चले जाओ जहाँ पे ये स्विच बंद हो रहा है, यहाँ पे चला जाता है ये। ऐसा नहीं होता है कि हमेशा हमें ब्रेक लगाना ही होता है, ब्रेक ना लगाने के भी फ़ायदे होते हैं। अगर जैसे कि मान लो हमें जब एक की वैल्यू ट्रू हुई, ठीक है, तो हम चाहते हैं कि ये सारा एग्जीक्यूट हो जाए जो इसके नीचे वाला भी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब जैसे कि मान लो हम चाहते हैं कि जब ये a=1 ट्रू हो, तो और डिफ़ॉल्ट का क्या होता है कि अगर मान लो कि ये इनमें से कोई भी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, मतलब कि ट्रू नहीं हो रहा है, तो डिफ़ॉल्ट चलता है हमेशा। ये तो हो गया स्विच स्टेटमेंट का। अब ये जो एक्सप्रेशन होता है ना, इसमें हम जैसे कि ये दे सकते हैं, तो हमने यहाँ पे दे दिया x > 1 एंड x > 5, ठीक है। मैं ये कुछ भी कंडीशन बना रही हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे x की वैल्यू हमने 6 दे दी, ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पे 6 दे दी, तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे ये इवैल्यूएट होगा, तो 6 के लिए ये ट्रू है, ठीक है। अब ये 6 के लिए ट्रू है, इसलिए इसकी वैल्यू यहाँ पे 1 आ जाएगी, ठीक है। ये जो है वो वैल्यू 1 आई, तो अब हमने यहाँ पे केस में दे दिया कि इसकी वैल्यू अगर 0 है तो ये एग्जीक्यूट करे, 1 है तो ये एग्जीक्यूट करे। मेरा ये बताने का मतलब ये है कि हम यहाँ पे एक्सप्रेशंस भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक वेरिएबल ही दे सकते हो, ये यहाँ पे एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं, ठीक है। जब मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा था स्विच, तो मुझे लगा था कि यहाँ पे सिर्फ हम ये वैल्यूज़ वेरिएबल्स ही दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे हम इंटीजर दे सकते हैं, हम यहाँ पे कैरेक्टर दे सकते हैं, बस इनका जो एक्सप्रेशन होता है ना, उसका रिजल्ट जो है वो या फिर इंटीजर आना चाहिए या फिर कोई कैरेक्टर आना चाहिए, ये कंडीशन होती है, ठीक है। अब यहाँ पे तो हम ये अगर यहाँ पे चेक कराना है केस में कि कैरेक्टर अगर यहाँ पे दिया है रिजल्ट में, तो अगर हम यहाँ पे कैरेक्टर चेक करेंगे तो हम ऐसे देंगे केस, फिर मान लो कि यहाँ इसकी जो एक्सप्रेशन की वैल्यू है वो अगर ए कैरेक्टर आई है तब क्या करो, ठीक है। तो ये ऐसे होता है। अब हम ना नेस्टेड स्विच देख लेते हैं। नेस्टेड, मैंने जो पिछली वीडियो थी उसमें नेस्टेड इफ़ बताया था ना, तो नेस्टेड का मतलब होता है कि कोई, जैसे कि मान लो नेस्टेड इफ़ ही था, तो उसमें क्या था, इफ़ एक लगाया, उसमें कंडीशन लगाई, फिर उसी के अंदर दूसरा इफ़ लगा दिया, ऐसे ही नेस्टेड स्विच होता है, एक स्विच के अंदर दूसरा स्विच की जगह कुछ और भी हो सकता था। नेस्टेड फॉर लूप होता है, नेस्टेड वाइल होता है, तो जिसके लिए नेस्टेड बोला जाए उसमें एक के अंदर एक लगाते जाओ, ठीक है। अब इनका भी यूज़ होता है, जैसे कि मान लो तुमने एक स्विच कंडीशन यहाँ पे लगाई, ठीक है, उसके अंदर तुम चाहते हो कि दूसरा स्विच कंडीशन हो, तब हम नेस्टेड स्विच लगाएंगे। अभी हम इसका देख लेते हैं एग्जांपल। अभी जैसे कि मानो, ठीक है, ये स्विच है, ठीक है, यहाँ पे इनिशियली हमने बोला, अब इंटीजर नहीं लेते हैं, कैरेक्टर ले लेते हैं कि कैरेक्टर का भी समझ लो। a=, ए कैरेक्टर है जिसकी वैल्यू है b, ठीक है, ये हमने कैरेक्टर लिया। अब हमने यहाँ पे ए कैरेक्टर पास कर दिया। हमने पहला केस बनाया कि अगर ए कैरेक्टर की वैल्यू c है, ठीक है, तब क्या हो, दूसरा स्विच स्टेटमेंट चले, ठीक है। और हमने एक और यहाँ पे वेरिएबल ले लिया m, जिसकी वैल्यू हमने 5 रखी, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे ये m पास कर दिया, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे केस चलाया इस m के लिए कि मान लो इसकी वैल्यू अगर 5 है तो प्रिंट करे m is 5, ठीक है। फिर यहाँ पे ये ब्रेक कर दिया। भाई तो भी ज़रूरी नहीं कि हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लगा रहे हैं, हाँ, डिफ़ॉल्ट में उसकी ज़रूरत नहीं होती है ब्रेक की, और यहाँ पे हमने ब्रेक लगा दिया तो सिर्फ यही एग्जीक्यूट होगा अगर ये फुलफ़िल होता है तो। फिर यहाँ पे हमने प्रिंट एफ कर दिया m is not 5, ठीक है, यहाँ पे ये कर दिया, स्विच यहाँ पे बंद कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर a की वैल्यू c है, ठीक है, तब ये स्विच स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, उसमें भी ये तब एग्जीक्यूट हो जब m की वैल्यू 5 हो, और m की वैल्यू कुछ और हो तब ये एग्जीक्यूट हो। सीधा सीधा है, बिल्कुल सीधा सीधा। जो तुम्हें कंडीशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग सीधे सीधे लिखते जाना है। बस तुम्हें जो हम नॉर्मल इंग्लिश बोलते हैं उसके लिए कुछ ऑलरेडी प्रोग्राम में डिफाइन, प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज होती है ना वो डिफ़ाइन कर देती है कि अगर तुम्हें ये कंडीशन है तो इफ़ लगा दो, स्विच लगा दो, अगर तुम्हारी ये कंडीशन फुलफ़िल हो रही है
प्रिंट कराना है तो printf लगा दो, उनका फंक्शन ऑलरेडी लिख रखा है उसने। तो ये सब होता है, बहुत नॉर्मल है। अब मान लो कि अब हमने यहाँ पे ब्रेक लगा दिया, तो भाई सी जब नहीं होगा तो फिर ये ब्रेक कर देगा, दूसरी कंडीशन को चेक करने आ जाएगा। अब मान लो बी है, ठीक है, तो हमने सीधे दे दिया कि हाँ printf कर दो कि बी है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने ये डिफ़ॉल्ट दे दिया, उससे पहले ब्रेक लगा देना अगर सिर्फ इसी को चाहते हो एग्जीक्यूट कराना। फिर उसके बाद कुछ भी लिख दो कि ना बी है ना सी है, ठीक है, नॉट बी नॉट सी, ठीक है। फिर इस स्टेटमेंट को बंद कर दिया। अब यहाँ पे अब जैसे कि मान लो यहाँ पे हम ये जो ब्रेक लगाए हैं ये ब्रेक ना लगाते, तो अगर ये सी हो जाता ना, सी ट्रू हो जाता, मान लो ए की वैल्यू सी होती, तो ये तो एग्जीक्यूट करता, साथ में ये जो बी की वैल्यू थी ना ये भी एग्जीक्यूट कर देता, फिर ब्रेक करता अगर ब्रेक लगा रखा है। और यहाँ पे भी अगर ब्रेक नहीं लगा रखा होता तो ये डिफ़ॉल्ट की वैल्यू भी प्रिंट कर देता। अगर ब्रेक नहीं लगा रखा तो सीधा सीधा ये मानो कि जहाँ तक ब्रेक नहीं लगा है और जो कंडीशन ट्रू हो गई है उसके बाद जहाँ तक ब्रेक नहीं लगा है वहाँ तक का एग्जीक्यूट करता चला जाएगा, रुकेगा नहीं, और जहाँ ब्रेक लगा दिया वहीं रुक जाएगा। और अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है तो फिर वो डिफ़ॉल्ट वाला एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। ब्रेक हम इसलिए लगा देते हैं कि भाई कंडीशन अगर ट्रू हो गई है तो आगे क्यों बढ़ना, फर्जी का टाइम ही बढ़ा रहे हैं हम, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ ही रही है, इससे अच्छा है कि उसे रोक दो वहीं पे। बाय द वे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बढ़ रही होगी क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी तो हम ऐसे नहीं देखते। तो जो प्रोग्राम का टाइम है अगर हम नॉर्मल उससे देखें, वैसे कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है ना कि हम एक वेरिएबल के फॉर्म में निकाल लेते हैं कांस्टेंट वगैरह, जैसे कि 5.6 आ रहा है, 7.8 आ रही है, इन सबको एज 1 मानते हैं कॉम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग। तो कॉम्प्लेक्सिटी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ टाइम तो ज़्यादा लग ही रहा है ना कि फर्जी का हम पहले ये एग्जीक्यूट करें फिर ये करें, तो इससे अच्छा है कि हम अपना टाइम ही बचाएं कंपाइलर का। अभी मैंने इस वीडियो में पूरा स्विच की थ्योरी बता दी है A to Z। आई थिंक इससे ज़्यादा स्विच में कुछ हो ही नहीं सकता, इससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। और इसे जिसको ये समझ आ गया स्विच, मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट आगे होगा अभी स्विच के रिगार्डिंग। ओके, थैंक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है VS कोड पे हम वो देखेंगे। ओके, बाय।